बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि विज्ञान का, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 5 अक्टूबर 2024 को आपका साइंस का जो मिड टर्म का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके कल के पेपर की तैयारी के लिए, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जिसे बहुत अच्छे से बच्चों इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझने वाले हैं। ठीक है, और ये वीडियो अभी कल आपका जो साइंस का मिड टर्म का एग्जाम होगा बच्चों 5 तारीख को, उसमें डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बच्चों। क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम अपने इस सैंपल पेपर में अभी डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों जिसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इनमें से आपके कल के पेपर में बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। ठीक है, इसीलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस सैंपल पेपर के सॉल्यूशन वाली इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना बच्चों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो वीडियो है ना, इससे पहले मैंने आपको एक सैंपल पेपर प्रोवाइड किया था पेपर एनालिसिस के ऊपर कि पेपर कैसा आएगा, पैटर्न कैसा आएगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो हमारे उसी सैंपल पेपर के सॉल्यूशन वाली वीडियो होने वाली है। आप सभी बच्चों ने ज्यादा कमेंट किए थे, तो लीजिए आपके सॉल्यूशन की वीडियो आ चुकी है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहले पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, पेपर आपका 3 घंटे का आएगा, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो या फिर इवनिंग में, और पेपर आएगा आपका 80 नंबर का। ओके, अब पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आपको इसके सामान्य निर्देश पढ़ने हैं। जैसे कि पेपर में 5 खंड होंगे और 39 प्रश्न होंगे। सबसे पहले आपका खंड का रहेगा, फिर खंड खा आ जाता है, फिर खंड गा रहेगा, फिर खंड आपका घ आ जाएगा, और आपका ये 5वां। अब कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, तो खंड का में आपके 20 होंगे वास्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस, एक एक नंबर के, यानी कि इसमें जो है ना आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, और जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ये भी आएंगे, 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, फिर 6 होंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के, यानी कि 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। फिर 7 होंगे लघुत्तरीय प्रश्न 3-3 नंबर के, यानी कि 3 नंबर के टोटल 7 क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर 3 होंगे आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि 5-5 अंकों को होंगे, यानी कि 3 नंबर के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। और 3 होंगे आपके स्रोत आधारित क्वेश्चन 4-4 नंबर के, यानी कि 4 नंबर के 3 क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो खंड का और खा है, ठीक है, मतलब आधा पेपर इस वीडियो में समझेंगे, बाकी के जो भी आपके क्वेश्चन बच जाएंगे उससे आपको मैं पार्ट 2 वाली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि एक ही बार में वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम 2 घंटे की बन जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि पार्ट 2 का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में, तो आप यहां से जाके देख लेना। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों की शिकायत होती है कि सर जी आप सोल्यूशन इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम में भी दिखा दीजिएगा, तो चलिए इंग्लिश मीडियम में भी आपको मैं सोल्यूशन दिखा दूंगा। पेपर में आपके 39 क्वेश्चंस होंगे, 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 20, एंड सेक्शन बी में आपके 6 क्वेश्चंस होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 7 होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि होंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो कि होंगे आपके 5 मार्क्स के, और सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन होंगे सॉस बेस्ड जो कि होंगे आपके 4 मार्क्स के। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया जी हमारा यहाँ पे इंट्रो। तो आर यू गाइस रेडी फॉर सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के लिए? शुरुआत करें बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा यहाँ पे सैंपल पेपर। ठीक है, ये सैंपल पेपर है, और इसमें जो हमारा सबसे पहला है सेक्शन नंबर ए, वो यहाँ से शुरू हो चुका है। अब मैंने आपसे कल बोला था कि अगर आपको जो सैंपल में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको सॉल्यूशन देखना चाहते हो, सॉल्व वीडियो देखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करना। तो कम से कम नहीं तो 200 से लेके 300 के आसपास कमेंट आए तो उस वीडियो के नीचे। ठीक है, तो भाई मुझे तो वीडियो बनानी थी, तो लीजिए आगे सॉल्यूशन वाली वीडियो। ठीक है, चलो सेक्शन ए का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखना। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ठीक है, तो बच्चों तापमान को जो हम सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है केल्विन माइनस 273। ठीक है, यहाँ पे माइनस में 273 आएगा। ठीक है, ऐसे करके ये रहा, देखो फॉर्मूला ये रहा आपका, केल्विन माइनस में 273, तब हमारा सेल्सियस निकलता है। ठीक है, तो पहला डेटा क्या दिया गया है? 793 केल्विन और 893 केल्विन। तो आइए चेंज कर देते हैं इसको। देखो कैसे चेंज करेंगे, तो 793 केल्विन को जब हम चेंज करेंगे तो कैसे, 793 माइनस में 273, तो कितना निकल के आ जाएगा? 520 सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद
दूसरा हमारा डेटा है 870, तो अब इसको चेंज कर दो, तो 870 माइनस में 273 कितना आ जाएगा 597। ठीक है, तो कैसे चेंज करना है बता दिया आपको मैंने, फॉर्मूला भी बता दिया कैलकुलेटर में कैसे चेंज करना होता है, सेम ही हिंदी में देख सकते हैं आपका ये रहा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसके अथवा में दिया गया था बच्चों कि एक गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काटने में सक्षम है, कौन सा पदार्थ का गुण या प्रेक्षण दर्शाता है। यानी कि जब स्विमिंग वगैरह की जाती है तो वो जो गोताखोर होता है, स्विमर जो होता है ना, वो पानी को काटते हुए आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, पैरों से जंप करते हुए आगे बढ़ता रहता है, तो यहाँ पे कौन से पदार्थ का जो प्रेक्षण है वो यहाँ पे दर्शाता है, तो कौन सा है बच्चों, ये दर्शाता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का गुण क्या है। ठीक है, तो पानी में तैराक की क्षमता को दर्शाया गया है, ये है उसका द्रव्यमान। जो द्रव होता है वो आसानी से बहते हैं और वस्तुओं को उनके माध्यम से चलने की अनुमति देते हैं, तो ये दर्शाता है बच्चों द्रव्यमान को। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को दर्शाता है, तो ये पदार्थ के गुण को बताता है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को आप चाहो तो इंग्लिश में देख लो, ये रहे आपके, और इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने हिंदी में भी आपका आंसर इंग्लिश में भी दोनों में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि इसमें हमसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी कि ऐसा कौन सा कण है जिसमें पहले कम होता है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तो ऐसे बढ़ते हुए कणों के आकर्षण बल के अनुसार आपको लगाना है। ठीक है, तो कैसे अरेंज करेंगे इसको हम इस प्रकार से अरेंज करेंगे। सबसे पहला जो रहेगा बच्चों वो होगा ऑक्सीजन, फिर आएगा वाटर, फिर आएगा शुगर। यानी कि पहले ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे कम, फिर पानी में ज्यादा, फिर चीनी में ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो ना कणों के बीच आकर्षण बल के अनुसार बढ़ता क्रम ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिश्रित धातु क्या है और इसका एक एग्जांपल दीजिए। व्हाट आर अलॉयज, गिवन एग्जांपल। तो अलॉयज क्या होते हैं बच्चों, मिश्रित धातु जो है ना वो दो या दो से अधिक धातुओं का या फिर धातु और अधातु का एक समांगी मिश्रण होता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिल जाए या फिर एक धातु और एक अधातु मिल जाए, तो ऐसे समांगी मिश्रण को हम बोलते हैं। जैसे कि पीतल है, अब पीतल में क्या होता है, तांबा और जिंक, कॉपर और जो जिंक होता है ना ये इसमें मिला होता है, तो वही यहाँ पे बता दिया गया, एग्जाम्पल कॉपर और जिंक हो जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, सेम इंग्लिश में भी आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विलयन की सांद्रता क्या होती है। व्हाट इज कंस्टिट्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है बच्चों, देखो विलयन की सांद्रता, एक विलयन की सांद्रता उसमें उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा होती है जो विलायक या विलयन की एक निश्चित मात्रा में होता है। तो विलयन की सांद्रता का मतलब क्या होगा बच्चों, बेसिकली विलयन की सांद्रता का कोई मैटर नहीं है, ये बेसिकली उसमें उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा होती है जो कि विलायक या फिर विलयन की एक निश्चित मात्रा में दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है विलयन की मात्रा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि आपको उन दो जीवों के नाम बताने हैं जिनका हमने अध्ययन किया है और जिनमें अपने स्वयं के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो ऐसे वो कौन से दो जीव हैं बच्चों जिसके अपने स्वयं के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो उन दो जीवों का नाम है बच्चों, एक तो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो कोशिकांग जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। ओके बच्चों, आगे समझ में अच्छे तरीके से। तो एक बार जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये जो पेपर मैं समझा रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा या नहीं, कमेंट में बताना एक बार मुझे, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। अब 6 में हमसे पूछा गया है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जाना जाता है। तो भाई लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जानते हैं, क्योंकि बच्चों वेट अ मिनट, देखो हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इनमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कि क्षतिग्रस्त या निष्क्रिय हो चुकी कोशिका को तोड़ देते हैं। ठीक है, इसीलिए जो लाइसोसोम होता है, मतलब लाइसोसोम, इसको हम क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना जो पाचक एंजाइम्स होते हैं वो क्षतिग्रस्त और जो निष्क्रिय हो चुकी कोशिका होती है उसको तोड़ देती है, इसीलिए आत्मघाती थैली बोलते हैं। खास करके ये ना हाथी वगैरह में ज्यादा पाया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे, और इंग्लिश में आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ओके, अब इसी के अथवा में हमारा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं। ठीक है,
ओके, तो इसके आंसर को देखते हैं बच्चों। देखो, कोशिका झिल्ली का निर्माण, इंग्लिश में बोले तो सेल्स मेम्ब्रेन्स सिंथेसिस। तो होता यह है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण में आने वाले लिपिड और प्रोटीन, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है बच्चों? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, जिसे हम ईआर बोलते हैं, ठीक है। अब ईआर जो है ना वो दो तरीके से काम करता है। एक होता है रफ ईआर, जो कि विशेष रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और एक जो दूसरा होता है स्मूथ ईआर, ये लिपिड का निर्माण करता है। तो रफ ये करता है प्रोटीन का संश्लेषण, स्मूथ ईआर ये लिपिड का निर्माण करता है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था बच्चों। सेम ही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आप यहां से पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि रंध्रों के क्या कार्य हैं, ठीक है। तो रंध्र जो होते हैं इनके क्या कार्य होते हैं, स्टोमेट के क्या फंक्शंस होते हैं, तो देख लो बच्चों, रंध्रों के क्या कार्य होते हैं। देखो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेट। तो रंध्रों का कार्य में सबसे पहला है कि ये जो है ना गैसों का आदान प्रदान करता है। जैसे कि हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो ये गैसों को अंदर और बाहर करता है। दूसरा, पत्तियों के माध्यम से जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन में मदद करता है। अरे देखो सिंपल सी बात है, क्या नाम है, जो जल होता है इसका उत्सर्जन में भी मदद करता है ये, ठीक है। तो ये होता है आपका यहाँ पे इस तरीके से आंसर। ओके, चलो फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 8, हृदय की मांसपेशी के विशिष्ट कार्य क्या हैं। तो व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल का स्पेशल फंक्शन क्या होता है बच्चों? तो इसका जो सबसे मेन काम होता है कार्डियक मसल का, वो होता है पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करना या फिर पंप करना, क्योंकि यह केवल हृदय में पाई जाती है, ठीक है। तो कार्डियक मसल जो होता है बच्चों केवल हमारे हृदय में पाई जाती है, और ये पूरे शरीर में खून का संचालन करती है। बस यही इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप गति और वेग में कैसे अंतर करेंगे, अथवा दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। अगर आपको गति वेग में अंतर नहीं आ रहा है तो आप दूरी विस्थापन में अंतर बता दीजिए, ठीक है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनमें क्या डिफरेंस है। तो सभी को समझते हैं कि बाद में अच्छे तरीके से। देखो, सबसे पहले बात करेंगे स्पीड की, यानी कि गति। गति एक ऐसी राशि है जो प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को दर्शाती है। तो गति क्या है बच्चों? गति एक तरीके की अदिश राशि होती है जो कि प्रति एक इकाई समय में, ठीक है, पर्टिकुलर एक टाइम में जो दूरी तय की गई है उसको दर्शाता है, फिर चाहे वो आपकी 50 मीटर और 100 मीटर वटेवर। लेकिन वेग क्या होता है? वेग का मतलब होता है एक सदिश राशि जो प्रति इकाई समय में विस्थापन और दिशा दोनों को दर्शाती है। गति केवल तय की गई दूरी को बताती है, लेकिन वेग समय में विस्थापन और दिशा दोनों को बताती है, ठीक है। तो गति वेग में डिफरेंस आ जाएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी में इसके बारे में, ठीक है। अब सेकंड इसके अथवा में क्या था बच्चों कि डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर। देखो, दूरी भी कुछ ऐसा ही है। दूरी एक अदिश राशि है जो कि वस्तु के द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई को दर्शाती है और दिशा की परवाह किए बिना, यानी कि इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता है दूरी के लिए, इसमें केवल वस्तु के द्वारा कुल पथ की लंबाई को यह दर्शाती है। विस्थापन क्या है? विस्थापन एक ऐसी राशि है जो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सबसे छोटी दूरी को दर्शाती है, जिसमें दिशा भी शामिल होती है। इसमें सबसे छोटी दूरी भी शामिल है और दिशा भी शामिल होती है। यह होता है दूरी और विस्थापन में अंतर, ठीक है। तो मैंने आपको चारों टर्म्स जो हैं आपकी, एक तो हो गई आपकी स्पीड और वेलोसिटी यानी कि गति और वेग, ये भी समझा दिया। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन। ओके, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन के लिए सत्य है। तो इसमें आपको बताना है विस्थापन के लिए कौन सा सत्य है। विस्थापन शून्य नहीं हो सकता है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो इसके बारे में कौन सा आंसर हो जाएगा? देखो, दिए गए विकल्पों में से कोई भी विस्थापन के लिए सही नहीं है, क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है और इसका परिणाम तय की गई दूरी से कम या बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे जो है ना आपको अपना आंसर इस तरीके से लिखना था, ठीक है, ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 11, जड़त्व के नियम की व्याख्या कीजिए। तो जड़त्व का नियम क्या होता है बच्चों? तो आओ समझाते हैं आपको।
देखो आपको एक्सप्लेन करना है जो इनर्शिया होता है इसके बारे में। तो जड़त्व का नियम, कोई भी वस्तु तब तक एक विश्राम या फिर समान गति की स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, अथवा एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है क्योंकि यह अपने खुरों से जमीन के खिलाफ धक्का देता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया बच्चों कि जड़त्व का नियम ये कहता है, देखिए आप इसको ना इसके शब्द से समझ जाइए। जड़त्व यानी कि जो पेड़ की तरह एकदम खड़ा हुआ है। अब पेड़ कब हिलता है? जब हवा आएगी तभी हिलेगा उसके पत्ते, है ना। तो इसी तरीके से कोई भी वस्तु तब तक अपनी विश्राम या फिर समान गति की स्थिति से बाहर नहीं आती जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। जैसे कि एक गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, अब उस पर जब तक घोड़ा जो है बल लगा के अपने खुरों से जमीन को खिलाफ धक्का देकर आगे नहीं बढ़ेगा तब तक वो जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये जड़त्व के नियम को बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ओके, अब इसी में हमारा अगला क्वेश्चन था बच्चों कि यदि क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर होती है, यानी कि जो एक्शन है ये हमेशा रिएक्शन के इक्वल होता है, तो बताइए घोड़ा एक गाड़ी को कैसे खींच सकता है। हमने ये पढ़ा है बच्चों कि इफ एक्शन इज अलाउज इक्वल टू रिएक्शन तो एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। तो क्यों, कैसे वो घोड़े को खींच सकता है? तो देखो, हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, ठीक है, घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच सकता है? देखो, एक घोड़ा गाड़ी को खींच सकता है क्योंकि यह अपने खुरों से जमीन के खिलाफ धक्का देता है। यहां पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम आता है, जमीन घोड़े पर समान और विपरीत बल लगाती है जिससे घोड़ा आगे बढ़ता है और गाड़ी को खींचता है। तो यहाँ पे तीसरा जो न्यूटन की गति का नियम है वो लगा है, तभी घोड़ा जो है गाड़ी को खींच पाता है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है किसी वस्तु के संवेग से आप क्या समझते हैं तथा SI मात्रक क्या है। तो पहले समझते हैं किसी वस्तु के संवेग का क्या मतलब है। देखो, संवेग जो होता है ना, ये किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है। संवेग क्या होता है बच्चों? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल। अब इसका SI मात्रक क्या है? तो इसकी SI इकाई किलोग्राम मीटर होती है, या फिर एक पृथक प्रणाली में कुल संवेग संरक्षित होता है, कुछ ऐसा भी है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये दूसरा जो इसका आंसर था ना, ये वाला अथवा वाला, ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर है कि एक पृथक प्रणाली में जहाँ पे कोई बाहरी बल नहीं लगाए कुल संवेग क्या होगा। तो एक पृथक प्रणाली, यहाँ पे कुल संवेग क्या होगा बच्चों? संरक्षित होगा। क्या होगा? संरक्षित होगा। ओके, तो समझ गए ना बच्चों कि यहाँ पे संवेग क्या होता है। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग आवेग से क्या समझते हैं? वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। SI क्या बेसिकली, ये प्रति इकाई किलोग्राम मीटर क्या नाम है MS में होती है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, जैविक खेती से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप यहाँ पे क्या समझते हैं? तो देखो बच्चों, जैविक खेती वह खेती है जिसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा फसल चक्र और जैविक कीट नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, जैविक खेती का मतलब हो गया हम प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से फसल चक्र और जैविक कीट नियंत्रण का उपयोग करते हैं। ये चीजें होती है, इसमें हम रसायन का, कीटनाशक का उपयोग वगैरह नहीं करते हैं। जैसे गोबर गैस वगैरह हो गई, ठीक है, गोबर से बनी हुई खादों का, सड़े हुए जो हमारे क्या नाम है गाँव के फसल के नहीं होते वो पेड़ जैसे, उनसे खाद बन जाती है, वो सड़ जाते तो उनको उपयोग कर लेते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको ना आपके 1 या 2 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो भी बताता चलूँ इसी वीडियो में, ताकि आप उन सभी को भी अच्छे से पढ़ के जाओ। ठीक है, तो एक बार मैं निकाल लेता हूँ। हाँ देखो, जैसे कि आपका सबसे पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इस चैप्टर की एक बार समरी अगर आप देख के जाएंगे तो आपको पेपर करने में आसानी होगी। जैसे कि हमारे आसपास के पदार्थ बेसिकली अगर देखेंगे तो इसमें हमारी 3 पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 पदार्थ की अवस्थाएं हैं? सबसे पहली है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, पहली है ठोस, दूसरी है द्रव और तीसरी है गैसीय। ठीक है, ठोस की क्या विशेषताएं होती हैं? निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, बहाव नहीं होता है, कण आसपास होते हैं, संपीड़िया या संपीड़िता जो है वो नग्न होती है, जैसे कुर्सी मेज वगैरह। ठीक है, द्रव की बात करेंगे तो कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, बहाव भी होता है,
कणों के बीच में स्थान होता है, कम संपीड़न होता है इसमें, जैसे दूध या पानी। गैस की बात करेंगे तो गैस का तो खैर कोई आकार होता ही नहीं है, ठीक है। अब गैस है तो कोई आयतन भी नहीं होगा, लेकिन बहाव बहुत ज्यादा होता है। कणों के बीच में बहुत स्थान होता है इसमें, ठीक है। इसमें अधिक संपीड़न होता है, जैसे कि हवा वगैरह हो गया। अब पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कुछ कणों के भौतिक कण होते हैं, जैसे कि मतलब भौतिक गुण होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे के आकर्षित करते हैं, है ना। फिर यहाँ पे अवस्थाएं आ जाती हैं कि तापमान घटने पे क्या होता है, तापमान बढ़ने पे क्या होता है, ऐसी ऐसी बात है। ओके, इसके अलावा बच्चों आपको यहाँ पे मैं कुछ पार्ट्स बता रहा हूँ, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। जैसे कि वेट अ मिनट, हाँ, ये जो आपका गलनांक वाला टॉपिक है ना, आप इस वीडियो को पॉज करके इस गलनांक के टॉपिक को पढ़ लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि गलनांक से संबंधित जो क्वेश्चन है ना, ये ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको गलनांक के बारे में बताया, अभी आगे बताऊंगा अभी, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद ये तो प्रेक्षण वगैरह हो गए, ठीक है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें तो वाष्पीकरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। वाष्पीकरण क्या होता है, तो आप वाष्पीकरण को अच्छे से यहाँ से पढ़ के जाएं। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे सतही क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता, ठीक है, वायु की गति वगैरह, तो ये सारी चीजें हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। ओके, तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी सैंपल पेपर के अलावा। ओके, तो अब हम पेपर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए 13 तक क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब क्वेश्चन 14th, 15th एंड 16th ये हमारे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो आओ बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर ये रहा 14, ये रहा 15 और ये रहा आपका 16। 14 का अभिकथन कहता है कि मुर्गी पालन घरेलू मुर्गियों को पालने के लिए किया जाता है। ठीक बात है, जो घरेलू मुर्गियां होती हैं इसको पालने के लिए किया जाता है, तो सही है। कारण मुर्गी पालन के उत्पादन में अंडे का उत्पादन और मांस के लिए ब्रायलर उत्पादन शामिल होता है, तो ये भी सही है। यानी कि दोनों हमारे सही हैं और यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये रहा देखो ए वाला, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका जो ऑप्शन ए था ना, ये राइट हो जाएगा। अब देखिए 15 क्या कहता है कि पदार्थ की अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय होती हैं। यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं कैसी होती हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। कारण तापमान या दबाव को बदलकर पदार्थ की स्थिति को बदला जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। जो हमारे 3 तरीके के पदार्थ हैं, इन सभी के अगर हमने तापमान को बदला या दबाव को बदला तो हम इनकी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, ये भी सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है। मतलब फिर से वही बात हो जाएगी कि हमारा अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से हमारा वही क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 16। इसमें पूछा गया है पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से बना होता है, बिल्कुल ठीक है। हमारे आसपास पदार्थ 3 अवस्थाओं में मौजूद है, ठोस, तरल और द्रव गैस, ठीक है। ठोस, तरल और गैस, इन 3 में बेसिकली फैले हुए हैं। तो एक तरफ अभिकथन में बताया जाता है पदार्थ छोटे छोटे से कणों से मिलकर बना है, दूसरी तरफ पदार्थ के प्रकार बताए जा रहे हैं, 3 तरीके के होते हैं। तो इसमें बातें तो दोनों सही हैं बच्चों, बातें दोनों सही हैं, लेकिन इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ में, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, सत्य तो दोनों बातें हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है ये, ठीक है, इसीलिए हमारा ये वाला हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20, इसमें प्रत्येक में 5 उपभाग हैं, किन्हीं 4 उपभागों के उत्तर आपको देने हैं। यानी कि जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है तो इसमें टोटल आपके 5 MCQs होंगे, जिसमें से आपको कितने के आंसर देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 MCQs के, यानी कि एक आपके पास में चॉइस है। ओके, तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं 17 में। पहले आप इसको पढ़ें अच्छे से, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जो क्वेश्चन MCQ के होंगे आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़िएगा। देखो, भारत में 1952 से 2010 तक खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई, जिसमें कृषि योग्य भूमि केवल 25% की वृद्धि हुई। उत्पादन में यह वृद्धि खेती में शामिल प्रथाओं के माध्यम से हासिल की गई। हम इसे 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, रोपण के लिए बीज का चुनाव, दूसरा फसल पौधों का पोषण, तीसरा
बढ़ती हुई कटी हुई फसलों को नुकसान से बचाना। इस प्रकार फसल की पैदावार में सुधार के लिए गतिविधि के प्रमुख समूहों को वर्गीकृत किया जा सकता है। फसल किस्म में सुधार, फसल उत्पादन में सुधार और फसल प्रबंधन में सुधार। तो बेसिकली जो 1952 से 2010 तक ज्यादातर खाद्यान्न में जो वृद्धि हुई है उसके बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके इसके आंसर को देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या यहाँ पे रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो बच्चों, आप चाहो तो इंग्लिश में देख सकते हैं। अब 2010 से पहले 1952 तक, ठीक है, यहाँ पे खरीफ मौसम की अवधि क्या होती है? ठीक है, तो खरीफ मौसम की जो अवधि होती है बच्चों, ये कौन सी होती है? फटाफट से बताएं, खरीफ मौसम की अवधि कौन सी होती है? देखिए मैंने सारे के सारे आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो खरीफ मौसम की अवधि होती है आपकी जून से नवंबर। कितनी होती है? जून से नवंबर। ठीक है, खरीफ मौसम जून से नवंबर, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। रबी मौसम की अवधि क्या होती है बच्चों? रबी मौसम की अवधि इसमें से क्या हो जाएगी? देखिए बी, दूसरे का बी है, नवंबर से मार्च, यानी कि ये रहा आपका बी वाला, नवंबर से मार्च। व्हाट इज रबी सीजन पीरियड? तो नवंबर से मार्च हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा है बच्चों, पौधे जो हैं ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में डैश नामक प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो किस प्रक्रिया के द्वारा बच्चों? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो आप इसको पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ना ए हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो कि खरीफ फसल नहीं है बच्चों? देखें फटाफट से कौन सी नहीं है। तो अलसी, ये एक तरह की खरीफ फसल नहीं है बच्चों। ठीक है, अलसी। उसके बाद ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। फिर 5वां है बच्चों, कौन सी रबी फसल नहीं है इनमें से? यानी कि इसमें 3 जो है ना वो हमारी रबी फसल है, लेकिन एक जो है वो नहीं है। ठीक है, तो जो है पहले आप वो देख लो। तो गेहूं है, मटर है, सरसों है, लेकिन सोयाबीन ये फसल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपके इसके ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और भी हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? अब 18 में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि किसी विलयन की सांद्रता, बच्चों विलयन के बारे में अभी आपको मैं बता ही रहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी विलयन की सांद्रता उसकी प्रति इकाई आयतन या घोल के प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद विलय की मात्रा है। तापमान में वृद्धि के साथ एक विलयन की घुलनशीलता बढ़ जाती है। एक प्रयोग के दौरान एक छात्र सामान्य तापमान पर 350 मिलीग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलता है। किसी विलयन की सांद्रता को द्रव्यमान के द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत बटे 100 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो विलयन की सांद्रता और उसके टॉपिक को लेके यहाँ पे ये बातें कही गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं इससे एमसीक्यू वाले, वो बताता हूं आपको। देखो आप चाहो तो यहाँ से इंग्लिश में पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन है कौन सा विलयन का घटक नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपको जो भी बताया गया कि विलयन के घटक, तो इसमें से कौन सा विलयन का घटक नहीं है? ठीक है, तो विलयन के देखो कई सारे घटक होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक, तीसरा होता है प्रक्षिप्त प्रवस्था, और चौथा है यहाँ पे कि इनमें से कोई भी नहीं। तो जहां तक मुझे लगता है कि इसका जो आंसर होना चाहिए ना, ये मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। ठीक है, जो प्रक्षिप्त प्रावस्था ये विलयन का घटक नहीं होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका शायद यही होना चाहिए, क्योंकि प्रक्षिप्त अवस्था, विलयन, विलायक, इसका कोई ये तो मतलब बनता है विलयन के घटक का, लेकिन सी वाले का मतलब नहीं बनता है। ओके, तो विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये है, बट ये वाला नहीं है। अबे बच्चों चीनी जो है ये किस तरीके का एक घोल है? अभी हमने देखा ना ऊपर चीनी उसने मिलाई थी, पानी घोल बनाया इस प्रकार से। तो किस तरीके का घोल है बच्चों? ये चीनी पहले ठोस होती है, पानी तरल होता है। तो ये कैसा है? ठोस और तरल का। ठीक है, कैसा घोल है? ठोस और तरल का है। ये रहा देखो। उसके बाद शुगर सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा आपका ए वाला। विलयन की सांद्रता के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो विलयन की सांद्रता के बारे में अगर आप देखेंगे तो ए वाला सही हो जाएगा। कैसे? कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होता है उससे हम बोलते हैं और क्या नाम है? विलयन की सांद्रता। ओके, चलिए
इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, तो ऑप्शन ए वाला। अगला क्वेश्चन, उपरोक्त प्रयोग के दौरान छात्र के द्वारा तैयार किए गए घोल की सांद्रता क्या है? ठीक है, अब छात्र ने क्या प्रयोग किया था? तो छात्र ने प्रयोग किया था 300 मिलीग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी। तो अब इसके लिए विलयन की सांद्रता इसकी क्या बनेगी? तो सोचो फटाफट से, यहाँ पे प्रयोग के माध्यम से क्या विलयन की सांद्रता बन सकती है? फटाफट से सोचिए बच्चों। ये बनेगी आपकी कहाँ गया, 12.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देख लेंगे सी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद एक विलयन का बड़ा घटक है। विलयन का बच्चों सबसे बड़ा घटक जो होता है वो कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा घटक होता है बच्चों विलायक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। क्या हो जाएगा यहाँ पे? विलयन का जो सबसे बड़ा घटक है वो होता है विलायक, यानी कि सोलवेंट। ओके बच्चों, तो विलयन के बारे में आप ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इसकी तैयारी करके जाना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया यहाँ पे। अब हम 19 को डिस्कस करते हैं बच्चों। 19 में यहाँ पे पूछा गया है, देखो, अरे कहाँ चला गया पेन, एक सेकेंड, हाँ देखो, दरअसल होता क्या है कि टक्कर से पहले दो वस्तुओं के संवेग का योग टक्कर के बाद के संवेग के योग के बराबर है। यानी कि दो वस्तुओं के आपस में टकराने से पहले का जो संवेग का योग था और टकराने के बाद में संवेग का जो योग था वो इक्वल है, बशर्ते उन पर कोई बाहरी असंतुलित बल ना कार्य करे। वो तभी रहेगा जब उन पर कोई भी बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। इसे संवेग के संरक्षण नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चों अगर पेपर में 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाए कि संवेग के जो संरक्षण नियम है इसे किसे कहते हैं, तो आप ये पूरी जो इंफॉर्मेशन वो लिख देना। ठीक है, यह कथन वैकल्पिक रूप से दिया जा सकता है क्योंकि टक्कर से दो वस्तुओं का कुल संवेग अपरिवर्तित या संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण का नियम कण निकाय पर लागू होता है। तो इस हिसाब से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एमसीक्यू आ जाएंगे हमारे, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। अब इन्हीं पर बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस हैं इनको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। तो जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटियम है, ठीक है, मोमेंटियम, ये किस पर एप्लीकेबल है? ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम किस पे लागू होता है? तो 19th के सारे क्वेश्चंस के आंसर यहां पे दे सकते हो। ये कणों की एक प्रणाली पे लागू होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, किस पे? एक सिस्टम के पार्टिकल पे। ठीक है, किसी एक या दो कण पे नहीं, एक पूरी प्रणाली पे लागू होते हैं। उसके बाद संवेग के संरक्षण का नियम उपयुक्त है बशर्ते क्या कि कणों पर कार्य करने वाला कोई भी बाहरी असंतुलित बल नहीं होना चाहिए, यानी कि बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेंगे, तो आपका यहाँ पे ये रहा बी वाला। फिर है बच्चों, टक्कर होने पर दोनों वस्तुओं का कुल संवेग क्या है? ठीक है, जो जब टक्कर होती है तो कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। कैसा? संरक्षित। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर तो लिखा हुआ है पूरा का पूरा, देखो यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से तो ये देखो, टक्कर से दो वस्तुओं का कुल संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। उसके बाद क्या नाम है, हाँ, टक्कर के बाद में बराबर क्यों रहता है उनका संवेग योग? तो क्योंकि बाहरी बल असंतुलित कार्य ना कर रहा हो तब होता है ना। तो पहले का आपका पहला हो गया, दूसरे का आपका दूसरा हो गया, तीसरे का आपका दूसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन बच्चों, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो संवेग का जो एसआई मात्रक है बच्चों, ये क्या होता है? ये होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड, यानी कि ए वाला, किलोग्राम मीटर बटे में सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला। पांचवा क्वेश्चन, संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल भी है जो कि माप है। तो संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है जो कि किसकी माप है बच्चों? तो फटाफट से आप बताइए कि संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल तो है, लेकिन ये माप किसकी है? ठीक है, तो ये माप है बच्चों वस्तु की गतिज ऊर्जा की, यानी कि ऑप्शन ए वाला आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन 20 की। 20 में ऊतकों के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। क्या कहा गया? देखो, रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसमें एक द्रव तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी
और प्लेटलेट्स निलंबित हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण और हार्मोन शामिल होते हैं। प्रवाहित रक्त शरीर के विभिन्न भागों में हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ, गैस और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ठीक है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, इसके बारे में ये सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं। अब इन्हीं से संबंधित हमारे सामने कुछ एमसीक्यूज आएंगे। अब बच्चों एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? तो विच सेल प्रोवाइड अस इम्यूनिटी। ठीक है, तो वो कौन सी सेल है बच्चों जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? वो है बच्चों, देखो यहाँ पे कौन सी है, WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, कहाँ गया WBC, जिन्हें बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ओके, सेकंड, प्लेटलेट्स मदद करता है। तो प्लेटलेट्स जो होता है बच्चों, ये किस में मदद करता है बेसिकली? ठीक है, तो प्लेटलेट्स यानी कि ये जो है ना, किस में हेल्प करता है बच्चों? रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है, ये आपका ए वाला हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन थर्ड, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त की किस कोशिका के द्वारा होता है? ठीक है, तो ऐसी कौन सी रक्त की कोशिका है जो हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है बच्चों? ठीक है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है RBC। क्या नाम है उसका? RBC, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स और WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो RBC जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली हमारे पूरे शरीर में बेसिकली करती है। ठीक है, फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, प्रत्येक संयोजी ऊतक में क्या होता है? ठीक है, तो प्रत्येक जो संयोजी ऊतक होते हैं इनमें क्या होता है बच्चों? इसमें होता है मैट्रिक्स और कोशिकाएं स्थिर दूरी पे होते हैं। तो प्रत्येक संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाओं में स्थिर दूरी होती है। तो डी जो होगा ना आपका, ये वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एवरी कनेक्टिव टिश्यू हैव मैट्रिक्स, सेल्स आर लूजली स्पेस्ड, तो ऑप्शन डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है बच्चों कि यहाँ पे पूछा गया है हीमोग्लोबिन रक्त के किस घटक में मौजूद होता है? ठीक है बच्चों, तो हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त के कौन से घटक में पाया जाता है? आप सभी को जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर पता होगा, ये है RBC भी। ठीक है, RBC, तो ऑप्शन आपका रेड ब्लड सेल्स इज द राइट आंसर। ओके, तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 20 के जितने भी क्वेश्चंस थे MCQ बेस्ड ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको समझाए, क्या आपको ये सारे समझ में आया नहीं? एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट में आओ, और जिस बच्चे ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे इस सेशन को फटाफट से लाइक कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला खंड था बच्चों, खंड नंबर ए, ठीक है, 20 वास्तविक प्रश्न, ये हमारा पूरा हो गया एक एक नंबर का। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों खंड नंबर खा, जिसमें हमारे 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार क्वेश्चन निकाल लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, ये है हमारे आंसर्स यानी कि आंसर की, और ये है हमारे क्वेश्चंस। चलो, यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, आज के इस पेपर का जो हमारा सेक्शन नंबर बी है ये यहाँ से शुरू हो जाता है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे इससे बनेंगे तो वो देखो। पहला क्वेश्चन इससे बनेगा बच्चों, बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बच्चों कि आपने देखा है कि जो बर्फ का ठंडा पानी होता है, ठीक है, बर्फ के ठंडे पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें हमें क्यों दिखाई देती हैं बच्चों? जैसे आपके घर में फ्रिज होगा तो आप जो है ना उससे जब पानी निकालते हैं और उसको गिलास में रखते हैं, तो गिलास के बाहरी सतह पर ना पानी की बूंदें हमें छोटी छोटी दिखाई देती हैं, जो कि बहुत ही प्यारी सी लगती हैं। तो आखिर ये हमें क्यों दिखाई देती हैं? क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है बच्चों कि ठंडे पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें संघनन के कारण दिखाई देती हैं। किसकी वजह से? संघनन के कारण। अब ऐसा होता क्यों है? तो होता यह है, जब हवा की नमी गिलास की ठंडी सतह पर टकराती है, तो वो जो हवा की नमी होती है उस ठंडी सतह से टकराने के बाद बूंदों में बदल जाती है, इसीलिए संघनन होता है और फिर वहां पे जो है पानी की बूंदें बन जाती हैं। बस इसीलिए हमें दिखता है। तो आप इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन के आंसर को यहां से पढ़ सकते हो, हिंदी में तो मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है। ओके बच्चों, चलिए अब इसी में आपका अथवा दिया गया बच्चों कि द्रवों का घनत्व सामान्यता
ठोसों की तुलना में कम होता है। जैसे अभी आपको मैंने एक चैप्टर 1 का चार्ट दिखाया था कि जो द्रव होते हैं इनका घनत्व ठोसों की तुलना में कम होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो बर्फ ये पानी पे तैरती है, तो बताइए क्यों? सिंपल सा, जैसे बर्फ है, अगर आप उसको पानी पे रखोगे तो वो ऊपर तैरती है, लेकिन हमारे जो लॉ है वो क्या कहते हैं कि ठोस का जो घनत्व है वो तो ज्यादा है, तो इसे तो पानी में डूबना चाहिए। तो बर्फ पानी में क्यों नहीं डूबती है, क्यों तैरती है पानी में, ये बताना है। ओके, तो इसके आंसर को बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा आसान भी है और नहीं समझे तो कठिन भी बन जाएगा। दरअसल देखो, हालांकि ये तो कहा जाता है कि तरल पदार्थों का घनत्व सामान्यतः ठोस पदार्थों से कम होता है, लेकिन फिर भी बर्फ तैरती है पानी पे। क्यों भाई? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है ये उस तरल पानी की तुलना में कम होता है। अब आप कहोगे यार बर्फ तो जो है ठोस है, तो उसका घनत्व पानी की तुलना में कम कैसे होगा? इसका रीजन ये है कि जब पानी को जमाया जाता है तो इस पानी के जो अणु होते हैं ठंडे होकर एक हेक्सागोनल जाली संरचना को बना देते हैं। अब जब ये जाली संरचना बनती है तो इससे बर्फ का घनत्व घट जाता है, जो कि पानी से कम होता है, इसीलिए ये पानी पे तैर पाती है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ कि जमाव के दौरान इसके अणुओं के द्वारा बनाई गई जो जाली संरचना है, इसकी वजह से घनत्व घट जाता है, तब ये तैर पाती है। बस सिंपल सा आंसर हो गया आपका। और अगर इसे ढंग से नहीं समझे तो ये दिक्कत भी दे सकता है फिर, है ना। ये चीजें थी, इंग्लिश में आप यहां से पढ़ सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं बच्चों। इसमें पूछा गया है भंडारण के दौरान अनाज के नुकसान के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। यानी कि जब आप किसी अनाज का, जैसे कोई गेहूं चावल वगैरह है, ठीक है, अगर आप इसका भंडारण कर रहे हो कोई बेसिकली कई टनों में, 10 20 15 20 टन, ठीक है, तो ये क्या रीजन हो सकते हैं इसके खराब होने के? तो व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लूसिस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं बच्चों, आओ समझते हैं। देखो दरअसल होता यह है, भंडारण के दौरान नुकसान के लिए जिम्मेदार कारक होते हैं, पहला नमी, ठीक है, सबसे बड़ा कारण होता है नमी। दूसरा होता है वहां के पाए जाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है, फिर सूक्ष्म जीव आ जाते हैं और खराब भंडारण की स्थिति आ जाती है। यानी कि जहां पे आप भंडारण कर रहे हो, जिस भी अनाज का कर रहे हो, उस हिसाब से पहले देखो आप वहां की नमी कैसी है, और वहां पे अनाज के भंडारण की स्थिति कैसी है। कोई छोटे मोटे कीट वगैरह तो नहीं है, साफ सफाई ढंग से की जानी चाहिए, कोई सूक्ष्म जीव वगैरह तो नहीं है, वहां पे अच्छे से छिड़काव वगैरह करके, और जो भी फसल लगाई जाए, जो भी अनाज लगाया जाए ना, उसको एकदम सिस्टम के तरीके से लगाया जाना चाहिए, ताकि निकालने में और भंडारण करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये है, और इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है एक एक लाइन में। ठीक है, चलिए अब इसी में हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, आप ये कैसे पुष्टि करेंगे कि आपको दिया गया रंगहीन तरल शुद्ध पानी है। यानी कि हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। तो आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों? तो आओ मैं बताता हूं कैसे सिद्ध करेंगे। देखो, हम इसकी शुद्धता कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला, इसको उबाल कर, ठीक है, उबालने का बिंदु हम माप के कर सकते हैं। अगर ये 100 सेल्सियस है, ठीक है, तो ये शुद्ध पानी है, मतलब 100 सेल्सियस के आसपास है तो ये शुद्ध पानी है, अगर नहीं तो ये खराब पानी है। ओके, इसकी शुद्धता की पुष्टि कैसे कर सकते हैं? इसका उबालने का बिंदु मापकर 100 सेल्सियस, या इसकी जो चालकता है इसकी जांच कर सकते हैं। चालकता कैसे? अगर शुद्ध पानी होगा तो ये विद्युत का खराब चालक है, ठीक है, शुद्ध पानी विद्युत का खराब चालक होगा। अगर विशुद्ध पानी होगा तो विद्युत का सही चालक होगा। तो ऐसे भी आ जाते हैं आंसर, है ना। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच अंतर बताओ। यानी कि लिस्ट द पॉइंट्स डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। तो क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, आइए बात करते हैं। एक तो है बच्चों आपका यहाँ पे ये समांगी, और दूसरा है विषमांगी। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें घटक समान रूप से वितरित होते हैं और एकल चरण के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण कैसे होते हैं? ऐसा मिश्रण जिसमें घटक एक समान में रूप में वितरित होते हैं और एकल चरण में दिखाई देते हैं। जैसे कि नमक का पानी, ठीक है, इसके गुण हर हिस्से में समान होते हैं। वहीं आता है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण में ऐसा मिश्रण जिसमें स्पष्ट रूप से दोनों घटक अलग अलग से दिखें। ठीक है, जैसे कि तेल और पानी, रेत और पानी देख सकते हैं। ठीक है, तेल को अगर हम पानी में डालेंगे तो अलग ही हो जाएगा, रेत को डालेंगे तो सीधा बैठ जाएगी जमीन में, उसको मतलब पानी के बिल्कुल तल में जाके बैठ जाएगी। ठीक है, इनके गुण भी अलग अलग होते हैं। लेकिन जो समांगी होते हैं, दोबारा समझा दूं,
समांगी में क्या होता है कि इसमें जो भी मिश्रण होता है इसमें सभी के घटक समान रूप से वितरित होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, जैसे नमक का पानी, ठीक है, और इसके गुण हर हिस्से में समान होते हैं। लेकिन विषमांगी में क्या है कि ये इनके जो गुण होते हैं, जो घटक होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, गुणों में विभिन्नता पाई जाती है, समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, तेल रेत तेल पानी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आंसर आपको इस तरीके से लिखना था। चलो अब देखते हैं यहाँ पे अगले जो हमारे क्वेश्चन है इनके बारे में, और ये तीनों क्वेश्चन एक ही बारे में समझेंगे। क्वेश्चन ये है, एक ऑटोमोबाइल वाहन का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। यदि वाहन को 1.7 ms की पावर -2 के ऋणात्मक त्वरण के साथ रोकना है तो वाहन और सड़क के बीच में कितना बल होना चाहिए, ठीक है। तो कितना बल होना चाहिए इसके लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर कुछ प्रकार से लगेगा। तो बल हम कैसे निकालते हैं, बल को निकाला जाता है द्रव्यमान इंटू ऋणात्मक त्वरण के द्वारा, ठीक है। अब द्रव्यमान कितना था 1500 किलोग्राम, ऋणात्मक त्वरण कितना है, इतना है, तो अब इसी को इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस में 2550। तो ऋणात्मक संकेदन मंदन को दर्शाता है, तो ये आ जाएगा -2550, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसका जो द्रव्यमान है वो मतलब जो बल है वो निकलेगा। फिर आता है 25वां क्वेश्चन, एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की जो औसत गति है ये क्या होगी। तो औसत गति क्या होगी इस हिसाब से, तो देखो कुल दूरी कितनी तय की है इसने, कुल दूरी तय की है 32 मीटर, ठीक है। कुल दूरी कितनी हो गई इसकी, एक तरफ तो है इसका यहाँ पे 4 सेकंड में 16 और 2 सेकंड में 16, तो कुल दूरी हो गई 32 मीटर और कुल समय कितना लगा 6 सेकंड लगा। तो औसत गति कैसे निकाली जाती है, कुल दूरी बटे में कुल समय, तो कुल दूरी है 32 बटे में 6 आएगा तो निकल के आएगा 5.33 मीटर सेकंड, ठीक है। यानी कि 32 बटे में 6 इसको काट देंगे तो 5.33 मीटर सेकंड ये जो है आपकी निकल के आ जाएगी वस्तु की औसत गति। ये फॉर्मूले के हिसाब से निकाला हमने। फिर है क्वेश्चन 26, यदि गोल्गी उपकरण नहीं होता तो कोशिका के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता, यानी कि व्हाट वुड हैपन टू लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपरेट्स। तो क्या होता है इसके साथ में, तो इसके साथ में बेसिकली देखो ये होता, यदि कोशिका में गोल्गी तंत्र ना होता तो कोशिका प्रोटीन और वसा को संशोधित कर पैकेज नहीं कर पाएगी, यानी कि उसको संशोधित नहीं कर पाएगी और अपने पास रख नहीं पाएगी, जिससे कोशिका की कार्यप्रणाली बाधित हो जाएगी। सिंपल सी बात है, गोल्गी तंत्र होने की वजह से कोशिका जो है प्रोटीन और वसा को संशोधित कर पाती है, अपने पास स्टोर कर पाती है। लेकिन अगर ये तंत्र होगा ही नहीं तो प्रोटीन और वसा को ये संशोधित नहीं कर पाएगी, अपने पास स्टोर करके रख नहीं पाएगी, कोशिका की कार्यप्रणाली बाधित हो जाएगी। तो गोल्जी जो तंत्र है, गोल्जी तंत्र, इसकी ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला हो गया। ओके बच्चों, तो फिर यहाँ पे सेक्शन सी आएगा बट। अब यहाँ पे जो हमारे बाकी के पार्ट बच चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वीडियो में हमने क्या क्या समझ लिया है, खंड नंबर का जिसमें 20 वास्तविक क्वेश्चन हो गए, खंड नंबर का जिसमें 6 आपके अति लघु प्रश्न हो गए, 2 नंबर के इनको देख लिया। बाकी खंड गा घ ना ये आपको मैं समझाऊंगा बच्चों पार्ट 2 की वीडियो में, जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहां से जाके जरूर से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। बाकी आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से आपके क्लास 9th के साइंस के मिड टर्म के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं आप इनको पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। और भी आपको कुछ दिखा देता हूं इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि हमारे जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, इसमें शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। अच्छा एक बार मुझे बताना बच्चों कि क्या आपको साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक वीडियो चाहिए, ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे कि आप पूरा जो चैप्टर है ना वो एक ही बार में उसका रिवीजन हो जाए आपका। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो सारे बच्चे एक बार कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है, सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तभी मैं समझूंगा कि हाँ आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जब ज्यादा लाइक होते हैं तो हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो लाइक करो फटाफट से और ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके साइंस के मिड टर्म के एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी अच्छी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।